करेंगे, जो कि आपके एमपी यूजीसी नेट के सिलेबस में एक इकाई है साहित्य शास्त्र, उसी में से है प्लेटो के काव्य सिद्धांत। तो प्लेटो जो थे ये एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं, जिन्हें अरबी फारसी में अफलातून कहा गया है और यूनानी में प्लाटोन कहा गया है। प्लेटो जो थे इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था और इनके पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिप्टोन था। इनका जो परिवार था वो सामंत वर्ग से संबंध रखता था और प्लेटो के जीवन काल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है। प्लेटो का जब जन्म हुआ था तो उससे पहले जो एथेंस था उस पर स्पार्टा ने आक्रमण कर दिया था, जो कि 27 वर्ष तक चलता रहा और इस आक्रमण के दौरान जो एथेंस था वो पराजित हो गया, बुरी तरह से हार गया था। और एथेंस जो था जिसे बौद्धिकता और कला का प्रतीक माना गया था, उसकी इस तरह की हार ने प्लेटो के मन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था, क्योंकि इस आक्रमण से पराजित होकर जो एथेंस के लोग थे उन्हें गुलाम भी बना दिया गया था और उसी से प्रभावित होकर जो प्लेटो थे उन्होंने अपनी रचना दी रिपब्लिक में लिखा भी है कि गुलामी मृत्यु से भी भव्य है। इसीलिए वो क्या है, एक आदर्श गणराज्य की स्थापना भी करना चाहते थे। और दूसरी घटना जो है वो उनके गुरु हैं सुकरात, उनके जीवन से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सुकरात की विचारधारा जो थी उससे प्लेटो जो थे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो सुकरात भी क्या है इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आगे जो है प्लेटो के काव्य सिद्धांत जो है हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहले उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं उसमें कुल 36 ग्रंथ आते हैं, 36 ग्रंथ, जिसमें से 23 जो है वो संवाद हैं जिसे डायलॉग्स कह दिया जाता है और 13 जो है वो आलेख हैं। आगे इसके अंदर जितनी रचनाएं आती हैं उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। तो उसमें पहला वर्ग जो है उसमें जो रचनाएं आती हैं वो सुकरात की विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी रचनाएं आ जाती हैं? पहली है अपोलॉजी, दूसरी रचना है क्रिटो, तीसरी है यूथिफ्रो। ठीक है, तो ये जो रचनाएं थी इन पर सुकरात का प्रभाव जो है वो देखा जा सकता है। और द्वितीय वर्ग जो है, दूसरा वर्ग जो है, इसमें जो रचनाएं आ जाती हैं वो है मीनो, दूसरी है प्रोटागोरस, तीसरी है सिंपोजियम और चौथी है दी रिपब्लिक। तो ये सारी रचनाएं जो थी ये प्लेटो की अपनी विचारधारा थी, प्लेटो की अपनी विचारधारा पर आधारित है ये सभी रचनाएं। तीसरा वर्ग जो है ये वर्ग जो है ये उनके संवाद जो हुए हैं उससे संबंधित रहा है ये वर्ग। इसमें रचनाएं हैं पार्मेनिडिस, सोफिस्ट, दी स्टेट्समैन। तो ये वर्ग जो है इन रचनाओं के लिए था। और अंतिम वर्ग जो है इसमें आ जाती है फिलिबस, टाइमियस और दी लॉज। ये इंपॉर्टेंट है, दी लॉज जो है इनकी अंतिम रचना मानी गई है। ठीक है, तो इसमें से जो ज्यादा ही प्रसिद्ध हुई है रचनाएं उसमें उनमें है दी रिपब्लिक जो आदर्श गणराज्य से संबंधित है और दी स्टेट्समैन आदर्श राजनेता से संबंधित है और दी लॉज ये विधि से संबंधित है। तो बहुत बार इनमें से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन रचनाओं को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक लिख लेना है और याद कर लेना है। आगे हम प्लेटो के काव्य संबंधी विचार इस पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है काव्य जो है वो दैवी प्रेरणा है, डिवाइन इंस्पिरेशन माना है प्लेटो ने। प्लेटो का मानना था कि कवि में जो भी सृजन प्रतिभा होती है वो ईश्वरीय प्रेरणा के द्वारा ही उद्भूत होती है। कवि जब भी रचना करता है, जब भी वो कविता लिखता है, तो उस समय क्या है ईश्वर के द्वारा उसके मस्तिष्क को छीन लिया जाता है। जो भी वो लिख रहा है एक तरह से परमात्मा ईश्वर के द्वारा ही वो लिखवाया जा रहा है। उसकी खुद की क्रिएटिविटी जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब जो भी वो रचना कर रहा है उसके पीछे क्या है
की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है। ठीक है, तो काव्य जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन, दैवी प्रेरणा माना है। दूसरा जो है वो है काव्य का उद्देश्य। तो काव्य का उद्देश्य, इसमें प्लेटो जो थे वो खुद जो थे वो एक नैतिकतावादी और उपयोगितावादी थे। तो काव्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से जब उद्देश्य की बात करते हैं तो उसमें भी वो उपयोगिता के सिद्धांत की बात ही करते हैं। मतलब जो भी लोगों के हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो, उस तरह के काव्य को वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और कला और साहित्य की दृष्टि से जब देखते हैं तो उनका मानना था कि जो भी कला और साहित्य है उसकी कसौटी जो है वो आनंद या सौंदर्य में नहीं, बल्कि जो कविता है या जो भी काव्य है उसकी उपयोगिता में होनी चाहिए। ठीक है, तो उपयोगिता हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कि जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है हम उसी की ओर भागते हैं, और जो उपयोगी नहीं है हम उस ओर देखते भी नहीं है। तो प्लेटो का भी यही मानना था। ठीक है, वो भी क्या है, जो उद्देश्य से भरा हुआ हो। उद्देश्य केवल ये नहीं है कि खुद की लोकप्रियता के लिए या कोई धन उपार्जन के साधन को मुख्य मानकर हम कविता की रचना कर रहे हैं, ऐसे साहित्य को प्लेटो ने जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, जिस तरह से हम भ्रमण करने के लिए बाग या बगीचे में ही जाते हैं। ठीक है, किसी तरह के जंगल में जाना हम लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पर कुछ भी व्यवस्थित रूप से नहीं होता, और बाग और बगीचे में सब कुछ क्या है, सिस्टमैटिकली होता है। ठीक है, इसी तरह से ये मानते हैं कि जो भी कविता है उसमें क्या है, भारी भरकम भाषा नहीं या छंदों या अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के हित की बात करे। ठीक है, अब जैसे मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखी हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी उचित मर्म होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह की कुछ विचारधारा जो थी वो काव्य के उद्देश्य के संबंध में प्लेटो की रही है। ठीक है, तो इसमें ये पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक गोबर से भरी हुई टोकरी भी सुंदर कही जा सकती है यदि वह अपना कोई उपयोग रखती हो, अन्यथा एक स्वर्ण जड़ित ढाल भी असुंदर है यदि वह उपयोग की दृष्टि से महत्वहीन हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना काव्य का उद्देश्य। तीसरा पॉइंट है काव्य और प्रत्ययवाद। तो प्रत्ययवाद, इसमें जो शब्द आया है प्रत्यय, इसका अर्थ होता है विचार, और विचार का अर्थ है ईश्वर। विचार, प्रत्यय का अर्थ है विचार और विचार का अर्थ है ईश्वर। ठीक है, इसका मतलब है ईश्वरीय विचार। प्लेटो जो थे उन्हें प्रत्ययवादी भी कहा गया है। ठीक है, तो जैसे भारतीय द्वैतवाद में कहा गया है कि ब्रह्मा जो है वही सत्य है और संपूर्ण जगत जो है वो मिथ्या है, तो यही धारणा जो है वो प्लेटो की भी रही है। जगत के साथ साथ उन्होंने कला को भी जो है यथार्थ से दूर माना है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक पलंग की उदाहरण ली है। पलंग जो है एक आदर्श रूप में जो पलंग है जिसकी रचना जो है वो ईश्वर के द्वारा की गई है, और उसी पलंग को देखकर बढ़ई के द्वारा फिर एक दूसरा पलंग निर्मित किया गया है, और बढ़ई के द्वारा निर्मित पलंग को देखकर तीसरा पलंग जो है वो चित्रकार द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस तरह से जो कला का रूप है वो यथार्थ से तिगुना दूर हो गया है। इसे आप इसके द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे 3 प्रकार के जगत जो है वो प्लेटो ने माने हैं। पहला है प्रत्यय जगत, दूसरा है वस्तु जगत, और तीसरा है कला जगत। ठीक है, तो प्रत्यय जगत जिसका संबंध ईश्वर से है, यथार्थ से है, तो उसी ईश्वर के द्वारा एक आदर्श पलंग का निर्माण किया गया। मतलब सबसे पहले जो विचार था वो ईश्वर के पास ही था कि एक आदर्श पलंग का निर्माण किया जाए। फिर दूसरी बात आ जाती है वस्तु जगत की। वस्तु जगत जो सांसारिक जगत है, ठीक है, इसमें जो यथार्थ है उसका अनुकरण किया गया, यथार्थ का अनुकरण हो गया, और
एक जो पलंग बनाया गया था उसी को देखकर दूसरा पलंग जो है वो बढ़ई के द्वारा निर्मित किया गया। तो यहाँ पर क्या है, जो यथार्थ था उससे जो उससे जगत तक आते आते वो यथार्थ जो है वो दुगनी दूरी पर हो गया। ठीक है, तो तीसरा है कला जगत। कला जगत तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, जो भी यथार्थ था वो तिगुना दूर हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले यथार्थ से अनुकरण हो गया, फिर इसी अनुकरण का अनुकरण जो है वो हो गया, किसके द्वारा, चित्रकार के द्वारा। इस तरह से जो यथार्थ है वो कला के क्षेत्र में पहुंचकर तिगुनी दूरी पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अनुकरण का अनुकरण, कला को क्या माना है, अनुकरण का अनुकरण मतलब नकल की नकल माना है प्लेटो ने। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने ध्यान में रखना है। प्रत्ययवाद मतलब प्लेटो जो थे विचारवादी थे और प्रत्ययवादी थे। अगला पॉइंट जो है वो है काव्य के मूल्य उदात्त, नैतिक और सामाजिक। ठीक है, तो काव्य में क्या है, वो नैतिक मूल्य जो थे उन्हें बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने अपने जो एक श्रद्धा का स्थान रखते थे, प्लेटो के जीवन में जो श्रद्धा का स्थान रखते थे, उस व्यक्ति का भी क्या है, उन्होंने उसके काव्य के कारण निंदा की है। और वो व्यक्ति जो थे वो होमर थे। होमर जो यूनान के प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उनके द्वारा लिखित जो महाकाव्य है, इलियड है, ओडिसी है, तो ये दो महाकाव्य ऐसे थे जिनमें उन्होंने देवताओं को क्रूर दिखाया है, लोभी दिखाया है, आदर्श चरित्र के रूप में उन देवताओं को नहीं दिखाया है। और प्लेटो का मानना था कि इस तरह के चरित्रों का निर्माण करके वो किस तरह से समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसे काव्य के समर्थक थे जिनमें मूल्यों की बात हो, और वो मूल्य क्या है, उदात्त होने चाहिए, नैतिकता की बात हो और समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, होमर की रचनाओं को देखकर उनसे प्रश्न भी पूछे हैं। और प्रश्न क्या थे कि क्या उसकी कविता किसी को राग मुक्त कर सकती है, मतलब होमर से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और क्या उसकी कविता से कोई युद्ध जीता जा सकता है। ठीक है, इस तरह से उनका मानना था कि जो भी काव्य है वो जो भी उसे पढ़ रहा है उसमें अच्छे गुणों का निर्माण करे, ना कि उसे भीरू या कायर बनाए। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हो कि काव्य अथवा कला के द्वारा मनुष्य को नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन का बल मिलना चाहिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो है वो है काव्य का वर्गीकरण। तो काव्य का वर्गीकरण जो है इन्होंने 3 रूपों में किया है, विवरणात्मक, दूसरा है अनुकरणात्मक और तीसरा है मिश्रित। ठीक है, विवरणात्मक जो है इसमें व्यक्ति के द्वारा कोई लंबा गीत लिखा जाता है जिसमें वो स्वयं की बात करता है, उसे प्रगीत का नाम दिया गया है। और अनुकरणात्मक में नाटक आ जाते हैं जिसमें क्या है, कॉमेडी जिसे कह देते हैं, कॉमेडी या ट्रेजेडी होती है। ठीक है, नाटक जो है वो अनुकरणात्मक की कोटि में आते हैं। और तीसरा जो है वो है मिश्रित। ठीक है, मिश्रित में ऐसे महाकाव्य आ जाते हैं जिसमें जो भी कवि है वो कुछ अंश तो खुद बोलता है और कुछ अंश जो है वो पात्रों के द्वारा बुलवाए जाते हैं। तो इनमें से जो प्लेटो है उन्होंने नाटक और महाकाव्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। प्रगीत को उन्होंने महत्व इसीलिए दिया है क्योंकि उसका संबंध जो है वो संगीत से है, लय से है। और एक तरह से ये संगीत जो है तौर पर हमारे जो भाव हैं उन्हें संतुलित करता है। आगे है काव्य पर प्लेटो के आक्षेप। काव्य संबंधी उन्होंने अपने विचार तो प्रस्तुत किए ही हैं, साथ के साथ काव्य पर कुछ
वांछित होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि कवियों की जाति यह ठीक ठाक जानने में सर्वथा असमर्थ है कि क्या अच्छा है और क्या नहीं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो है कविता सत्य से दुगनी दूर है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है। इन्होंने कविता जो है उसे अनुकरण का अनुकरण माना है। ठीक है, अनुकरण मतलब नकल की नकल माना है, इसीलिए जो भी कविता है वो सत्य से दुगनी दूर हो जाती है। तीसरा जो है वो है काव्य क्षुद्र मानवीय भावों पर आधारित होता है। ठीक है, काव्य क्योंकि सभी जो है वो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो उदात्त भावों को लेकर नहीं चलता है ऐसे साहित्य की निंदा की है। इनके अनुसार जो क्षुद्र मानवीय भावों को उद्वेलित करते हैं ऐसे साहित्य की रचना नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है रचनाकार की सृजनात्मकता महत्वहीन। ठीक है, जो भी कवि है उसकी खुद की क्रिएटिविटी को जो प्लेटो है उसने बिल्कुल ही नकार दिया है, क्योंकि उन्होंने काव्य सृजन में दैवी प्रेरणा को ज्यादा महत्व दिया है। इनके अनुसार सब कुछ जो है वो दैवी प्रेरणा के द्वारा ही लिखा जाता है, उसमें जो कवि है उसकी खुद की सृजनात्मकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के आक्षेप जो थे वो प्लेटो ने काव्य पर किए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे वाली वीडियो में जो अरस्तु के सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ फीडबैक भी दीजिए।